हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंगल क्या होता है। तो देखो, ये कोई एक रे है ओ ए क्या है? एक रे है, ठीक है। इस रे को जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज मूव करवाना शुरू करा तो ये मान लो यहाँ पे पहुँच गई। इस रे को मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो ये यहाँ पे पहुँच गई। तो ये इसने क्या बनाया, एंगल बनाया। एंगुलर डिस्टेंस इसको बोलते हैं वैसे बड़ी क्लास में, लेकिन आपके लिए इसने एक एंगल बनाया। इस एंगल को हम बोलेंगे थीटा। थीटा का साइन कुछ ऐसा होता है, ठीक। ओ ए क्योंकि यहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ है तो इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और इस रे पे जाके एंगल ख़त्म हुआ है तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनल साइड, ठीक है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं ओ बी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर से एक साइड ली और एक दूसरी ली, एक दूसरी साइड ली, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी और सी, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक हाइपोटेन्यूस, एक बेस और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर में एक रिलेशन होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो हाइपोटेन्यूस का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो हमें देखना ये है कि भाई क्या ये जो तीन साइड्स हैं और ये जो एंगल है, जैसे मान लो ये एंगल है या ये एंगल है या फिर ये वाला एंगल है, इनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। तो देखो, इसको समझते हैं ध्यान से। मानो एक साइड थी ए बी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया थीटा, ठीक है। अब और यहाँ से मैंने एक 90 डिग्री एंगल बनाया, इस पॉइंट को भी मान लो, ठीक है, ये वाला पॉइंट है भी। अब यहाँ पे एक एंगल थीटा है, ठीक। अब आप मुझे बताओ, जब मैं थीटा को इंक्रीज़ करूँगा तो कौन सी साइड पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यार जैसे ही मैंने, सेम साइड है ए बी, और मैंने थीटा को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है, मैंने थीटा इंक्रीज़ कर दिया। अब ये थीटा इंक्रीज़ होकर क्या बन गया, थीटा प्लस एक्स, कुछ भी मतलब थीटा में मैंने कुछ एक्स डिग्री की वृद्धि करी है, मतलब एक्स डिग्री इंक्रीज़ किया है थीटा को। तो मैंने देखा कि यार ये जो इसका परपेंडिकुलर था, इसकी लेंथ में चेंज आ गया, ठीक है। ट्रायंगल तो वही है, ट्रायंगल ये भी ए बी सी है और ये भी ट्रायंगल ए बी सी है, लेकिन यहाँ पे एंगल थीटा था और यहाँ पे मैंने एंगल में थोड़ा कुछ और डिग्री एंगल जोड़ दिया, तो मैंने उसको बोल दिया थीटा प्लस एक्स। तो मैंने देखा कि जब मैंने एंगल को इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो इसकी साइड्स में कुछ चेंज आया, मतलब बी सी बढ़ा हुआ दिखा, लेकिन और भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो होता क्या है कि थीटा के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने पे साइड्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। थीटा के सामने वाली, खास तौर से थीटा के सामने वाली साइड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन right angled triangle there is a relation between angles and sides of triangle, ठीक है। इस लाइन को ध्यान से समझो। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन एनी, मैं एनी भी बोल सकता हूँ, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल देयर इज़ अ रिलेशन। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन होता है किस किस के बीच में, एंगल के और
साइड्स के, ठीक है, एंगल के और साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक। इस रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं इस रिलेशन को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो उसको समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इन रेशियो को डिफाइन करने के लिए हमें 6 क्वांटिटीज़ पढ़नी है, ठीक है। उसमें पहले है साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर कोसेक थीटा। ये 6 क्वांटिटीज़ हमें पढ़नी है, ठीक है। साइन SINE ये इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको शॉर्ट में साइन बोलते थे। ये कोसिकेंट होता है, इसको शॉर्ट में कोस, टेंजेंट को शॉर्ट में टेन, कोटेंजेंट को शॉर्ट में कॉट, सिकेंट को कॉस शॉर्ट फॉर्म में सेक और कोसिकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कोसेक, ठीक है। तो इनको समझने से पहले फिर से हम एक बार राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि उसी की हेल्प से हमें समझ में आएगा कि ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये है क्या चीज़, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये ट्रायंगल हो गया हमारा A, B और C, ठीक है। C पे मैंने एक एंगल बनाया थीटा और B हमारा 90 डिग्री का है। तो अब इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के अंदर इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। एंगल C पे क्या है? थीटा एंगल है, कोई एंगल है। तो इस थीटा के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर पूछना चाहूँ तो क्या होगा? तो ध्यान रखना, थीटा के बिल्कुल सामने वाली अपोजिट वाली साइड जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर थीटा के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है? AB है। और बेस क्या है? बेस BC है, ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, ठीक है, ये ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। इसमें कोई सोचना ही नहीं है कि यार ये कभी बेस भी हो सकती है या परपेंडिकुलर भी हो सकती है, ये ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस है हमारी AC, ठीक है। तो कुल मिला के चेंज किस किस में आ सकता है? कुल मिला के थीटा के अकॉर्डिंग चेंज परपेंडिकुलर में और बेस में आ सकता है। एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं या फिर इसी ट्रायंगल को दोबारा बनाते हैं और फिर थीटा को हम एंगल A पे लेते हैं, तब समझेंगे। तो फिर से इसी ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है। B पे फिर से 90 डिग्री है अब, लेकिन हम थीटा को कहाँ लेंगे? एंगल A पे। हम एंगल A के हिसाब से अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक अभी ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, एंगल A के हिसाब से हम जानना चाहते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस देखो, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी मतलब 90 डिग्री के सामने वाली, ये तो आया ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होगी। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है? AC है, हमेशा हाइपोटेन्यूस 90 डिग्री के सामने वाली, इसमें सोचना ही नहीं है। अब थीटा के सामने वाली साइड, ठीक है। अब अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस कॉपी को ऐसे घुमा के भी देख सकते हो कि थीटा के सामने वाली साइड ये होगी हमारी क्या? ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली साइड ये हमारी परपेंडिकुलर हो गई ये, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होगी हमारी BC और बची हुई साइड क्या बची? AB बचा हमारा बेस, तो बेस हो गया हमारा AB, ठीक है। तो अब हम कुछ चीज़ें समझेंगे यहाँ पे। अभी ये तो दो जो चीज़ें बताई हैं मैंने, ये इसलिए बताई हैं कि थीटा के हिसाब से बेस चेंज होता रहता है और परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है, लेकिन हाइपोटेन्यूस ऑलवेज सेम रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड। यहाँ पे भी 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस और यहाँ पे भी, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए, इसमें अलग थे, इसमें अलग थे। तो इस वाले ट्राइंगल के हिसाब से अब हम साइन कॉस टेन कोसिकेंट सेक और कोसेक को समझते हैं, ठीक है। इससे पहले एक ट्रिक कह लो, कुछ भी कह लो, एक ट्रिक है PBP HHB, ठीक है।
इसको याद कैसे करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक, और भी बहुत सारे इसके निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स बोलने के तरीके हैं, लेकिन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो पी अपॉन एच हमें बताता है साइन थीटा का रेशियो। ठीक है, बी अपॉन एच बताता है हमें कॉस थीटा का रेशियो, पी अपॉन बी बताता है हमें टेन थीटा का रेशियो। अभी कैसे बताता है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है तो अभी हम सवाल करेंगे तो और ज़्यादा जल्द समझ में आ जाएगा। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, देखो पी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, बी बेस है, फिर परपेंडिकुलर, फिर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। तो अगर मैं बी अपॉन पी कर दूँ, देखो पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो टेन थीटा होता है, लेकिन अगर मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूँ तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा। ठीक है, और अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कर दूँ तो ये हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा। ठीक है, वो सब ये सब समझना है आपको। ठीक है, अच्छे से। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के हिसाब से अगर मैं साइन थीटा देखूं तो साइन थीटा मेरा होता क्या है, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ए बी, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेनियस तो सेम रहेगी इसी। तो इसका मतलब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझसे कोई पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी तो मैं बता दूंगा ए बी अपॉन ए सी। ए बी की कुछ लेंथ होगी तो जैसे मान लो 2 3 4 कुछ भी होगी, और बी सी की भी कुछ लेंथ होगी, जो भी होगी तो मैं उसको अपॉन में इस तरह से लिख दूंगा और मैं बता दूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू ये आई है। ठीक है, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में बेस हमारा बी सी है और हाइपोटेनियस ए सी है। ठीक है, टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक, तो परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। ठीक है, कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, बेस है बी सी और परपेंडिकुलर क्या है ए बी। सेक थीटा समझो, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस है हमारा ए सी और बेस है हमारा बी सी। ठीक, फिर आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस है हमारा ए सी और परपेंडिकुलर है ए बी। तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल दिए। ठीक है, अच्छा भैया ठीक है। अब क्या और इसमें डिटेल में जानने की ज़रूरत है? हाँ, कुछ चीज़ें अभी हमें और समझने की ज़रूरत है। ठीक, तो ये तो हमेशा ध्यान रख लेना कि थीटा के हिसाब से हमारा बेस और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं। और साइन थीटा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रख के, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू रख दो, हाइपोटेनियस की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा हमारा, साइन थीटा का रेशियो आ जाएगा। ऐसी कॉस थीटा का रेशियो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसी टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन बेस और कॉसेक थीटा का हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो भी ए बी ए सी की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे रख देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, मान लो ये 3, ये 4 और ये 5 होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ए बी क्या है 3, ए सी क्या है 5, तो 3/5। तो साइन थीटा का रेशियो आ गया हमारा निकल के 3/5। तो इस तरीके से हम और सबका भी रेशियो निकाल सकते हैं। और आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके इन सब के रेशियोज लिख लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप आगे फिर वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करना। चलो, तो मैं अब आपको कुछ और चीज़ें सिखाऊंगा इसमें। अब हमने साइड्स और एंगल्स के बीच में तो रिलेशन समझ लिया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में भी आपस में रिलेशन होता है। तो रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है भाई,
तो अभी अभी हमने सीखा है कि साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो कोसेक थीटा होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो आप देख रहे हो कि अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं 1/h/p कर दूं, बात तो यही है क्योंकि p तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन h/p होता क्या है, h/p होता है हमारा कोसेक थीटा। नहीं आई बात, समझो दोबारा से समझो, बिल्कुल रॉ फॉर्म में बता रहा हूँ। इस कंडीशन से नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक। वैसे मैं एक बार इससे समझा देता हूँ, फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा जिससे भी समझ में आए उससे समझ लेना, ठीक। तो साइन थीटा की का रेशियो जो निकलता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकलता है। मैंने इसको कैसे लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 1/hp। अब आपको पता है कि अगर a/b/c/d इस तरीके से कोई भी चीज़ लिखी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे 1/2/3/4, तो d की मल्टीप्लाई a से जाके होती है और c की मल्टीप्लाई b से जाके होती है। मतलब कि ये 4 यहाँ पे जाएगा और ये 3 यहाँ पे जाएगा, तो अल्टीमेटली 1/4/2 उसे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2/3। इस तरह से होता है। तो अल्टीमेटली परपेंडिकुलर पहुंच कर जाएगा, ये तो ऊपर ही तो चला जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि h/p तो किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक थीटा की। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/cosec थीटा। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ, लेट साइन थीटा की कोई वैल्यू है, जैसे 3/4 है। तो अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया कि भाई कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा। अब ये कैसे हो गया भैया, आपने तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा लिखा है। अरे यार, हम ये भी जानते हैं कि अगर साइन थीटा 1/cosec थीटा होता है तो इस cosec थीटा को मैं यहाँ लिख सकता हूँ और इस साइन थीटा को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट। तो cosec थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हो तो इससे भी समझ लो। देखो cosec थीटा होता है h/p, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/p/h, क्योंकि h तो ऊपर चला जाएगा, फिर से हम यहीं पर पहुँच जाएंगे। लेकिन p/h होता क्या है, 1/sin थीटा। तो साइन थीटा होता है 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो मुझसे साइन थीटा दे के मुझसे पूछ लिया भाई कॉसेक थीटा क्या होता है, तो मुझे पता है कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, तो 1/3/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। कॉसेक थीटा का रेशियो आ गया हमारा 4/3। अब इस तरीके से 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के अंदर रिलेशन होता है, ठीक। क्या रिलेशन होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, cosec थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा, और sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, एंड cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है, याद रखने लायक। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसमें ये रिलेशन आया, लेकिन एक्चुअल चीज़ जो है, जो हमें एक्चुअल में याद होनी चाहिए, वो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosec थीटा, cosec थीटा 1/sin थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, sec थीटा 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक। अगर आपको ये चीज़ याद है तो अब हम एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उससे पहले एक थ्योरम है, उससे पहले क्या है, एक थ्योरम है कि उस थ्योरम को कर लेते हैं, क्योंकि अच्छी थ्योरम है और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, तो क्या पता आगे तो फिर कर तो लेंगे कम से कम पेपर में। तो थ्योरम क्या है, थ्योरम इस तरह से है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios are
सेम फॉर सेम एंगल्स, ठीक है। तो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल्स। तो उसने बोला है कि मान लो दो ट्राइंगल है, कोई भी दो ट्राइंगल है, और उन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री का है। तो जो पहला एंगल है वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि छोटे वाले एंगल का साइन 60 डिग्री, बड़े वाले एंगल की साइन 60 डिग्री, इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब छोटे वाले एंगल के साइन 60 डिग्री का रेशियो और बड़े वाले एंगल के साइन 60 डिग्री का रेशियो सेम होगा। कहने का मतलब ये देखो, एक तो मैं रफ में समझाऊंगा और एक थ्योरम में समझाऊंगा। जैसे मानो ये कि ये छोटा ट्राइंगल है, ये तो 90 डिग्री का हो गया, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर मैं मान लो साइन 60 डिग्री की वैल्यू पूछ लूँ, डिग्री थीटा क्या होता है भाई, अभी मैंने साइन थीटा बोला, थीटा क्या होता है, थीटा एंगल ही तो होता है, एंगल को मैंने डिग्री में लिख दिया साइन 60 डिग्री। मान लो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 आई, और फिर मैंने कोई बड़ा ट्राइंगल बनाया इस तरह से, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल फिर से 60 डिग्री। वो बोल रहा है कि इस दूसरे ट्राइंगल में भी साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ही होगी। मतलब ये वैल्यू सेम आएगी अगर एंगल सेम है तो, ठीक है। तो इसका हम प्रूफ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टू रेज, ये वही इनिशियल रे और ये टर्मिनल रे, ठीक है। ये एंगल है थीटा, थीटा सेम है, हमें ये बताना है कि भाई रेशियो सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं दो परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ये और एक परपेंडिकुलर ये, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और एक ये बड़े वाला ट्राइंगल, ठीक है। इसका मैं नाम रख देता हूँ ए ई एन, ये तो ए बी सी, तो ये लाइन्स होगी ए ई एन और डी और एन, ठीक है। इस तरह से हम इसके नाम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये रख दिया हमने। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल है, कौन कौन से, एक तो ट्राइंगल है डी ए और एक ट्राइंगल है एम ए एन, अरे मैन, डी ए ई और एम ए एन, दो ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है और एक इसी के अंदर छोटा ट्राइंगल है। तो हमें ये बताना है कि अगर ये थीटा है तो इनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल डी ए ई में एंगल ए है और ट्राइंगल एम ए एन में भी एंगल ए, तो ये एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल डी ए ई में ई एंगल 90 डिग्री का है और ट्राइंगल एम ए एन ट्राइंगल में एन एंगल 90 डिग्री का है, बोथ 90 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हो गए तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, आपने सिमिलैरिटी वाले रूल पढ़े होंगे। तो ट्राइंगल डी ए ई सिमिलर हो गया ट्राइंगल एम ए एन के, कौन से रूल से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड से रेशियो इक्वल होगा, इसका मतलब डी ई इक्वल्स टू एम एन इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू ए डी अपॉन में ए एम, ठीक है। तो अगर इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल है तो अब हम क्या करते हैं, इसको तो यहीं छोड़ते हैं, अब इधर आ जाता है। देखो इन ट्राइंगल डी ए ट्राइंगल के अंदर अगर मैं आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछ लूँ, देखो डी ए ई एंगल के अंदर अगर मैं साइन थीटा ये वाला है, साइन थीटा की वैल्यू होती क्या है, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर क्या होगी, डी ई, हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए डी, ठीक है। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल एम ए एन, ठीक, एम ए एन। अच्छा ये जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप यहाँ लिखोगे, ये तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया है ताकि भाई इसी पेज पे मुझे ज़्यादातर चीज़ें समझानी होती है, तो थोड़ा इस तरह से मैं समझा देता हूँ। तो इन ट्राइंगल एम ए एन मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी एम एन अपॉन में ए एम, क्योंकि साइन थीटा के हिसाब से इस बड़े वाले ट्राइंगल में एम ए एन में इस थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो एम एन पे हो गया परपेंडिकुलर,
और ए एम हो गया हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यार जो ये रेशियो है वही रेशियो ये भी है। अब पहले ये देखो कि इन 6 चीज़ों के अंदर, मतलब 3 रेशियो हैं और 3 रेशियो में 6 चीज़ें हैं, इन 3 रेशियोज़ के अंदर ये 4 चीज़ मुझे कहाँ मिलेंगी? तो डी ई इसमें है, ए डी इसमें है, और एम एन यहाँ पर है, और ए एम यहाँ पर है। तो मतलब मेरा काम इन 2 रेशियो से चल जाएगा। तो मैं जब ये तीनों आपस में बराबर है तो मैं डी ई अपॉन एम एन इसका टू ए डी अपॉन में ए एम लिख सकता हूँ। ठीक, अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल में इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए आ सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए ये ले जा सकता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए डी को यहाँ पे ले आ रहा हूँ और एम एन को यहाँ पे ले जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा डी ई अपॉन में ए डी इसका टू एम एन अपॉन में ए एम। तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि भाई अगर 2 ट्राइंगल्स हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, अगर उनका थीटा सेम है और उस थीटा पे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो ऑलवेज सेम आएगी। हमने देखा कि डी ए ट्राइंगल का साइन थीटा का रेशियो सेम आया एम ए एन ट्राइंगल के साइन थीटा के रेशियो के बराबर। यहाँ पे हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, तो डी ई अपॉन ए डी इक्वल्स टू एम एन अपॉन में ए एम हो गया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? इससे हम ये बोल सकते हैं कि द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम फॉर सेम एंगल्स इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी प्रूव होगी। अब कुछ नहीं करना, अब बेसिकली जो हमने ये पढ़ा है इसके बेस पर अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। इस पर तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, वो इसको बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, वो बी पे राइट एंगल है। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो इसने पूछा डिटरमाइन करो कॉस ए साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। तो हमें निकालना क्या है? एक्चुअली निकालना है हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमने निकाल ली और बाकी सारी चीज़ें हमने दे रखी हैं। ठीक, क्या क्या दे रखा है? ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे 90 डिग्री है, ये साइड है, ए सी साइड हमें पता होनी चाहिए। अब तो इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे पता है ए सी 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है। तो ए सी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू ए बी क्या है मेरे पास? 24 का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है? 7 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल्स टू रूट के अंदर 24 का स्क्वायर 6, ये आ जाएगा हमारा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू रूट के अंदर 625। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना आ गया हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें साइन ए और कॉस है। तो साइन ए का मतलब ए पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है, तो इसकी बात हो रही है। साइन ए का मतलब ये। ठीक है, तो एक्चुअल में साइन की वैल्यू होती क्या है? साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है? ये सामने वाली साइड, मतलब कि बी सी। ठीक है, और हाइपोटेन्यूस तो सेम रहेगी ए सी। तो इसका रिजल्ट होगा 7/25। ठीक है, तो साइन ए का रेशियो हमारा आ गया 7/25। इसी का सेकंड पार्ट कॉस ए।
कॉस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये याद हो जाएंगे आपको तो बहुत सही रहेगा, नहीं तो हमारे पास वो ट्रिक है ही, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, या फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, इस तरह से कैसे भी याद कर लो आप इसको। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस ए, ठीक है, इस ए के हिसाब से बेस क्या है, बेस है ये, ठीक है, ए भी बेस है इसका, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा ए सी, तो बेस 24/25 ये इसका रेशियो हो गया। सेकंड वाला पार्ट देखो, ठीक, इस फर्स्ट वाले पार्ट के हिसाब से, इस फर्स्ट वाले पार्ट के हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास बेस क्या है, बेस है हमारे पास 24, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर। बेस क्या है, इस ए की बात चल रही थी, तो इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर 7, बेस 24 और हाइपोटेनियस 25, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में हमसे बात की है साइन सी और कॉस सी, मतलब कि इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस सी एंगल के हिसाब से, तो साइन सी। अब सी एंगल के हिसाब से, सी एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, तो इस पर्टिकुलर सी एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सी एंगल में परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 24, बेस हो जाएगा हमारा 7, और हाइपोटेनियस तो हमेशा सेम रहेगी 90 डिग्री के सामने वाली। तो साइन सी की वैल्यू निकालते हैं, और अभी मैंने बताया कि सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या है 24 अपॉन और हाइपोटेनियस का 25। उसके बाद कॉस सी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, तो बेस क्या है 7 और हाइपोटेनियस क्या है 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने बड़ी ही इजीली किसकी हेल्प से कर दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आराम से इसे उतार लो। उसके बाद फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोला इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। तो 8.13 फिगर तो ये है, इसको बना लेते हैं। पी क्यू आर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। आप अपने एग्ज़ाम के टाइम पे भी ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ एग्जामिनर को, टीचर को समझने में हेल्प करे क्वेश्चन को, तो वो हम कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर। तो हम फाइंड करेंगे tan p माइनस कॉट आर। अब देखो बात हो रही है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो जब ही निकलेगी ना जब हमें तीनों साइड पता होंगी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। अब हमारे पास एक साइड ये है, एक साइड ये, इन दोनों का तो डाटा है, लेकिन इसका डाटा हमारे पास नहीं है। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि भाई क्यू आर एक्चुअल में है क्या। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये बोल सकते हैं कि देखो 90 डिग्री के सामने वाला ऑलवेज हाइपोटेन्यूस, कि भाई पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर क्या है हमारे पास 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो 13 का स्क्वायर अभी चलो ऐसे रहने दो, माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओ, उस पर रूट आ जाएगा। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144 इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। 169 में से 144 जाएगा तो 25 आ जाएगा, रूट 25 इक्वल्स टू क्यू आर, और फिर यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें चाहिए tan p माइनस कॉट आर। तो आप ध्यान से समझो, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब अगर मैं बात करूँ tan p की, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि tan की वैल्यू कैसे निकलती है। tan की वैल्यू निकलती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। अब इस p के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, तो भाई हाइपोटेनियस तो ये है, इसका तो छोड़ दो, ये ऑलवेज हाइपोटेनियस रहेगी। p के सामने वाली, मतलब थीटा जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली
हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर हो गया इसका 5। और दूसरी साइड क्या बची, फिर तो यही बेस बचा, तो बेस हमारा हो गया 12। ठीक है। कॉट आर, अब हमें ये पता होना चाहिए कि कॉट आर की वैल्यू क्या होती है। कॉट आर की वैल्यू निकलती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर से। तो इस आर के हिसाब से बेस क्या है, इस आर के हिसाब से ये तो ये तो परपेंडिकुलर होगी, आर के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूस रहेगी, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बेस क्या बचा, बेस बचा ये, तो बेस हो गया हमारा 5 और परपेंडिकुलर हो गया हमारा 12। ठीक है। ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बार बार प्रैक्टिस करोगे जब ही आएगी। तो हमें निकालना क्या है, 10p माइनस कॉट आर। तो 10p माइनस कॉट आर क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। ये इसका आंसर है। ठीक, इसे उतार लो आराम से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है साइन इज इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। देखो ये थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो हो गई। तो पहले हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है। इसका नाम भी दे दिया हमने ABC, इस तरह से हमने इसका नाम दे दिया। ठीक है। तो उसने बोल रखा है, उसने बोला है इफ साइन ए बराबर 3/4, तो उसने हमें साइन ए की वैल्यू दे रखी है कि साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो उसने हमसे पूछा है कि कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो हमें फाइंड क्या करना है, कॉस ए एंड tan ए, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो अब इसे हम निकाल देंगे। देखो ध्यान से, हमें दे रखा है साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन का जो रेशियो निकलता है वो कैसे निकलता है। साइन का रेशियो निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से, और परपेंडिकुलर की जगह मुझे 3 दे रखा है और हाइपोटेन्यूस की जगह मुझे 4 दे रखा है, तो 3/4 दे रखा है। अब इस ए की बात हो रही है यहाँ पे, इस साइन ए में इस एंगल ए की बात हो रही है। इस एंगल ए का परपेंडिकुलर है 3। परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाला, तो मतलब ये मेरा 3 है और हाइपोटेन्यूस है 4। अब आप ध्यान से समझो कि यहाँ पे मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो क्या दे रखा है, 3/4। जो रेशियो होते हैं वो ओरिजिनल नंबर नहीं होते। ठीक है। रेशियो कटपिट का आता है। जैसे मान लो मैंने लिखा 10/15, तो काटूंगा तो आ जाएगा 2/3। तो रेशियो एक्चुअल में क्या है, 2/3। लेकिन क्या 2/3 असली नंबर थे? असली नंबर तो 10/15 थे। तो ये असली नंबर नहीं होते, तो इस वजह से हम इनके साथ कोई वेरिएबल जोड़ देते हैं। अब आपकी बुक में वेरिएबल इसके साथ के जोड़ रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट p इक्वल्स टू 3k। p के लिए क्या है, p के सामने यहाँ पे भी देख लो 3, और इस हिसाब से सीक्वेंस से भी देखोगे तो पहले p है तो पहले 3 है, फिर हाइपोटेन्यूस है तो फिर 4 है। तो p हमारा 3 के हो गया और हाइपोटेन्यूस हमारा 4 के हो गया। k क्या है, k कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है। ठीक है। हम एक्स भी ले सकते थे, लेकिन बुक में क्योंकि के ले रखा है तो के लेके ही हम कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। अब परपेंडिकुलर अगर हमारा 3k है और हाइपोटेन्यूस 4k है, तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कुछ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेन्यूस 4k, तो बस पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूस क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है। AC हमारे पास क्या है, AC H है और हमारे पास 4k है, तो 4k का स्क्वायर इक्वल्स टू 3k का स्क्वायर प्लस AB हमें निकालना है, तो AB का स्क्वायर। ठीक है। तो AB निकालेंगे तो एक तो ये 4k इधर आ जाएगा और ये -3 के इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो इस तरीके से, और AB का स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो 4 4 जा 16k स्क्वायर
-3 से ये 9 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो रूट के अंदर आ गया 16 में से 9 गए तो 7 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी। अब रूट में से क्योंकि के का तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से के के लिए रूट कट जाएगा, लेकिन 7 पे तो रूट रहेगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा के √7 या फिर √7 के इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो ए बी की वैल्यू क्या है, √7 के, और ये 4 के है और ये 3 के है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अब हमें उसने बोला है कि कॉस ए और tan ए निकाल दो। तो अब तो बहुत ही आसान है। कॉस ए, कॉस की वैल्यू कैसे निकलती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस से। तो इस ए के हिसाब से बेस क्या है, बेस है √7 के, अपॉन में हाइपोटेनस तो वही 4 के रहेगा, के से के कट गया, अल्टीमेटली आंसर आ गया √7/4। ठीक है, तो उसने कहा tan ए बता दो। इस ए के हिसाब से पहले तो tan ए निकलता कैसा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, 3 के, बेस क्या है √7 के से के काट दो, ये आ जाएगा 3/√7। अब देखो, अगर आपको 3/√7 नहीं दे रखा, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन में एग्जाम में आ गया, तो नीचे अगर रूट वाला आपके उसमें तो आंसर आ रहा है, लेकिन आपको MCQ में ये क्वेश्चन आया और उसमें नहीं दे रखा इस तरह का कोई आंसर है जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में रूट हो, तो आप इसे रैशनलाइज करके देख लो। रैशनलाइज करना आता है, ऊपर नीचे रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे, इस केस में हम √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा 3√7/7। ठीक है, तो चलो मैं करवा ही देता हूँ। वैसे ये यहाँ तक हमारा आंसर है, लेकिन आफ्टर रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे इसका, 3/√7, तो डिनोमिनेटर में जब भी रूट होगा तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे, तो √7 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ जाएगा 3√7/7, √7 × √7 तो 7। ये हमारा आंसर है, या तो आपको ये आंसर में मिलेगा MCQ में, या फिर ये मिलेगा। ठीक, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गिवन 15 cot A = 8, तो फाइंड sin A एंड cos A। तो देखो, ये थोड़ा सा हल्का हल्का लेवल अप करते जा रहे हैं, और जो अच्छा भी है होना भी चाहिए, नहीं तो एक ही लेवल पर रहकर करना ही क्या है। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि जो 15 cot A है वो 8 है। ठीक है, और हमें फाइंड करना sin A एंड sec A, ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो गलती से मैंने माइक उतार के इधर रख दिया, लेकिन मैंने अभी देखा तो मैंने वीडियो रोकी। तो जहाँ तक मुझे याद है, माइक मैंने इस सवाल में निकाल दिया था, तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या था, sin A था और हमें cos A और tan A निकालना था। ठीक है, तो हमने क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए था, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया एक ABC। ठीक है, बी पे हमने 90 डिग्री बना लिया। तो उसने हमें दे रखा था sin A = 3/4। तो हमें पता था कि sin A कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से। तो एंगल A के सामने होगा परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली साइड 3 होगी और ये वाली साइड 4 होगी। लेकिन हमें ये भी पता था कि रेशियो ओरिजिनल नंबर नहीं होते, तो हमने इसको 3 के मान लिया और इसको 4 के मान लिया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने AB की वैल्यू निकाल ली, और फिर उसके बाद cos A कैसे निकलता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस से, और tan A P/B से हमने वैल्यूज रख दी, के से के कट गया और ये हमारा आंसर आ गया। फिर मैंने ये कहा था कि यार अगर रूट का नंबर नीचे ना दिखे, मान लो ये क्वेश्चन MCQ में आ जाता, तो अगर नीचे आपका तो आंसर आ रहा है 3/√7, अगर ये इस तरह का आंसर आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा तो आप इसे रैशनलाइज कर देना ऐसे, और ये इस तरह का आंसर फिर आपको ज़रूर मिलेगा, मतलब इसको रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद मैंने कहा कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि जो 15 cot A है वो 8 है, और हमें बता दो कि sin A और sec A होगा क्या। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, ये हमें चीज़ गिवन है। तो 15 cot A मतलब कि ये 15 इस cot A के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इधर cot A रहने दूँ तो मल्टीप्लाई वाली चीज़ इधर आके डिवाइड में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 8/15। तो अब तो ये हमारा काम आसान हो गया, अब तो बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। तो cot A बराबर आ गया हमारा 8/15, और cot A एक्चुअली में होता क्या है, cot A होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर।
तो और ये हमें दे रखा 8/15। तो फिर से हम लेट कर लेंगे, लेट b इक्वल्स टू 8k एंड p इक्वल्स टू 15k। और इसको समझने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, अब ये हमारा ए एंगल है, ए के सामने तो होता है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो हमें दे नहीं रखी, बेस दे रखा है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री सामने वाला होगा तो मतलब 15k, तो ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो बचा क्या है, ये बेस बचा, ये हमारा 8k हो गया। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम से हम BC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना BC। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। हाँ देखो गड़बड़ क्या हो रही है, कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हमने ये परपेंडिकुलर की जगह कहाँ लिख दिया, ये हाइपोटेन्यूस पे लिख दिया। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हमें सिर्फ निकालना क्या है, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये सामने वाली साइड, तो ये 15k हो गया, और बेस क्या हो गया हमारा, ये 8k। ठीक, तो अब हमें निकालना है AC। तो AC कैसे निकलेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट आ जाएगा, तो AB मतलब ये, तो 8k का स्क्वायर प्लस BC मतलब ये 15k का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। AC इक्वल्स टू रूट के अंदर 64k स्क्वायर और 225k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 5 9 6 और 2 8 और 2 k स्क्वायर। अब आपको पता है 289 किसका रूट होता है, 17 का, तो ये आ जाएगा 17k। AC की वैल्यू आ गई हमारी 17k। ठीक, अब तो जो पूछेगा वही हम बता देंगे, क्योंकि अब हम इतने कैपेबल हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन थीटा निकलता है, कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस से। तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 15k, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 17k। के से के कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 15/17। अगर आप इस क्वेश्चन को विदाउट के लिए भी करोगे तो आंसर तो आपका सेम आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आपने एक प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो आपको टीचर मार्क्स नहीं देगा, मतलब पूरे नहीं देगा। लेकिन के से टीचर को प्यार होता है, तो प्यारी चीज़ तो देख के सभी नंबर दे देते हैं। तो सेके कैसे निकलेगा, सेके निकलेगा H/B से। हाइपोटेन्यूस है हमारा 17k और बेस है हमारा 8k, कैसे की कट गया 17/8। ये हमारे दोनों आंसर आ गए। तो इसको अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दे रखी है सेक थीटा, इसके बेस पे हमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, तो निकाल देंगे। सही है तो क्वेश्चन अच्छा है। सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12, हमें ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी है, तो वो हम लिखते नहीं, सीधा निकाल देंगे। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, जो कि हम बनाते हैं। तो ABC, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सेक A, सेक B, सेक C ऐसे नहीं दे रखा, उसने सीधा थीटा दे दिया, तो हम थीटा किसी भी एंगल को मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ ये थीटा, ये क्या है थीटा, ए को भी मान सकते थे लेकिन सी को मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक थीटा हमें दे रखा 13/12, और ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस से निकल के आती है। तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास, रेशियो हो गया H रेशियो B हो गया हमारे पास 13/12। मैंने आपको बताया कि रेशियो असली वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम K लगा लेते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट H बराबर 13K और B बराबर 12K। तो इस थीटा के हिसाब से हाइपोटेन्यूस क्या होगी, हाइपोटेन्यूस तो ऑलवेज सबसे बड़ी वाली साइड 13K, और बेस क्या होगा इसके हिसाब से ये 12K।
ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी तो बेस यही बचेगा, तो ये अब आपको आदत पड़ जानी चाहिए। तो अब हमें ए बी निकालनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, और आपको पाइथागोरस थ्योरम भी आती है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए बी इक्वल टू रूट में ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, ए सी हमारा 13k का स्क्वायर माइनस बी सी हमारा 12k का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर और 12 का स्क्वायर होता है 144k स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू यहाँ से 25k स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू आ गई 25k, तो ये आ गया हमारा 25k। ठीक है, तो अब तो साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट यही बतानी है, क्योंकि सेक तो इसने दे रखा है। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो इस थीटा के साथ परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा, एक सेकेंड, ये 25k है तो यहाँ से 5 बाहर आएगा, ये 5 है, सॉरी मैं अभी तो कहूँगा 25 12 13, ये तो गलत हो गया। चलो, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5k और हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा 13k। तो कैसे के कट गया, आंसर आ गया हमारा 5/13। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस है हमारा यहाँ पे 12k और हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगी 13k। कैसे के कट गया, आंसर आ गया हमारा 12/13। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5k और बेस क्या है हमारा 12k। तो कैसे के कट गया, आंसर आ गया हमारा 5/12। टेन थीटा हो गया। अब कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा 12k और परपेंडिकुलर हमारा 5k। तो कैसे के कट गया, आंसर आ गया 12/5। बचा सेक कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस हमारा 13k, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा 5k। कैसे की कट गया, ये आ गया हमारा 13/5। तो एक हमें गिवन था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसकी मदद से हमने बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिए। ठीक है, ये 5 सवाल हैं, इनको अच्छे से समझ लेना, अपनी कॉपी में उतार लेना और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के सवाल करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।